प्यारे परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं निजी परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एनसीईआरटी की इस नई सीरीज पर, जहां पर हमने 2025 में एक ऐसा मिशन डिसाइड किया है जहां पे गवर्नमेंट की कम से कम 10 एग्जामिनेशन फोड़ने का हमने वादा किया है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आया हूं, मेरे बाद दानिश सर भी आने वाले, तो सभी लोग थोड़ा सा राह देखेंगे दानिश सर की। तो तब तक मैं कंटिन्यू करने वाला, तो सभी लोग जुड़ेंगे और आंसर देंगे हर क्वेश्चन का जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो मैंने लास्ट टाइम में आप सभी के लिए होमवर्क दिया था, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत जबरदस्त। सभी लोग ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वेट के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? भार के बारे में पूछा गया है। और कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि वेट और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। देखिए, मैं अगर किसी धरती के ऊपर या किसी भी प्लैनेट के ऊपर मैं अगर उसके द्रव्यमान की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर सॉलिड कितना है, लिक्विड कितना है और गैस कितना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कितना है वो पता लगाना मतलब वो द्रव्यमान होता है। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा किलोग्राम। और हमने ये पढ़ा था कि ये द्रव्यमान जो है किसी भी स्थान के ऊपर या समय के साथ नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? द्रव्यमान नहीं बदलता। और साथ साथ ये द्रव्यमान एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, मान की अदिश राशि होती है। ये हमने क्लियर है सभी को। और उसी तरह से अगर मैं वेट की बात कर रहा हूं, वेट जिसे हम भार के नाम से जानते हैं, तो वेट केवल ये एक प्रकार का फोर्स होता है, एक प्रकार का बल होता है। और इसी बल को हम क्या बोलते हैं जी? इसी बल को बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसीलिए वेट का फार्मूला बनता है एम इंटू जी, कि यही फार्मूला जो है हमने फोर्स का भी पढ़े हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। और वेट की इकाई क्या है? वेट को भी हम गिनते हैं न्यूटन में गिनते हैं। कितने में गिनते हैं? न्यूटन में। अगर आपको पूछा जाता है कि अगर मैं अर्थ के सेंटर की बात कर रहा हूं या पोल की बात कर रहा हूं, तो सेंटर में जी की वैल्यू होती है 0। अगर जी की वैल्यू 0 है तो वेट भी आपका कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। पर वही अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे धरती के ऊपर सबसे ज्यादा भार कौन से पॉइंट पे होते हैं, तो कोई आंसर बता सकता है क्या? मैंने अगर आपको पूछा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक सर्वाधिक भार माने की वेट कौन से पॉइंट पर होता है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। चलिए बताइए, फास्ट आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया। इसका उत्तर रहेगा हमारा ध्रुव। क्या रहेगा? ध्रुव, जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और क्या जो मैं गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूं, मैं जो गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूं माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, या इसे ही हम वेट के नाम से भी जानते हैं, बराबर है? एक बात मुझे बताइए, अगर मैं धरती की बात करूं तो धरती गोल गोल घूम रही है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि धरती के कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसकी खुद के आजू बाजू घूमने की गति सर्वाधिक होती है, तो क्या कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? मैंने अगर आपको पूछा कि धरती अगर गोल गोल घूम रही है, तो क्या सभी बिंदुओं की घूमने की जो गति होती है, जिसे हम घूर्णन गति बोलते हैं, क्या सबकी समान रहेगी या सबसे अलग रहेगी? चलिए बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहता है ये चलिए बताइए। आंसर सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या है? मैंने घूर्णन गति के बारे में पूछा है। तो अगर मान लीजिए
ये हमारी धरती है जो लगभग 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में अपनी घूमने की गति जो है वो कंप्लीट कर रही है, बराबर है। और अगर आपको पूछा जाता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर या कौन सी जगह पे धरती के घूमने की जगह सबसे ज्यादा होती है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो इक्वेटोरियल है, जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, माने कि जो विषुववृत्त वाली जगह है, वहां पे उसकी सबसे ज्यादा गति होती है, वो होती है लगभग 1660 किलोमीटर पर घंटा। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, माने कि कोई अगर विषुववृत्त के ऊपर है, माने कि इक्वेटोरियल के ऊपर रह रहा है, तो वो धरती के साथ लगभग 1660 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ घूम रहा है। इमेजिन भी कर सकते हो आपकी गति कितनी ज्यादा है। वही अगर मैं आपको पूछूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैं भारतवासी हूं, तो मेरी गति कितनी रहेगी। मैं अगर इंडिया में रह रहा हूं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे भारत के मध्य से कौन सी रेखा जो है वो क्रॉस करके गई है। चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर करेंगे कि हमारे भारत के मध्य में से कौन सी रेखा जो है पार्स करके गई है। तो बहुत बढ़िया आंसर, वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, बराबर है। और उसी तरह से कर्क रेखा के ऊपर अगर आप रह रहे हो तो आप लगभग, हम भारतवासी लगभग 1550 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गोल गोल घूम रहे हैं। कितना, 1550 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घूम रहे हैं। और इसी के वजह से ये भी एक कारण है कि हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं कि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो इसके ऊपर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक होता है टुवर्ड द सेंटर, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक होता है बाहरी दिशा में लगने वाला, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। केंद्राभिमुख बल और केंद्र से दूर लगने वाला बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। अगर ये वाला बल अगर बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं धरती पे खड़ा हूं, ये 5 न्यूटन का बल सेंटर की तरफ लग रहा है, माने कि ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बाहर लगने वाला वाली 5 न्यूटन है। तो मेरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। अगर किसी चीज के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अगर 5 न्यूटन लग रहा है, तो उसे बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लग रहा है 5 न्यूटन, तो आपके बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना रहेगा, जो टोटल फोर्स रहेगा वो रहेगा 0। कितना रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि इस दिशा में लगने वाला 5 न्यूटन और इस दिशा में लगने वाला 5 न्यूटन बल जो है, दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है आपका, 5 न्यूटन। पर वही अगर आउटर डायरेक्शन में लगने वाला बल अगर बढ़ गया, तो ऑब्वियस है, मान लीजिए ये 5 न्यूटन का बल है और ये 6 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी बॉडी के ऊपर बाहरी दिशा में लगने वाला बल की संख्या बढ़ जाएगी और बाहरी दिशा में 1 न्यूटन का जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वो अलग। और इसी के वजह से जहां पर धरती की गति घूमने की सबसे ज्यादा होती है, उस पॉइंट के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वैल्यू भी कम होती है। क्लियर है सभी को, सबको समझ में आ गया है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, आप सभी को पता है कि 27 डेज, देखिए सन के अगर बारे में पूछा जाए, सूर्य के अगर बारे में पूछा जाए, तो सूर्य जो है अपनी ही जगह पे घूमने के लिए लगभग 27 दिन लगाता है। पर वही अगर मैं पृथ्वी की बात करूंगा तो वो 24 घंटे में जो है अपनी एक चक्कर कंप्लीट कर देता है। और उसी तरह से धरती अगर सूरज के आजू बाजू घूम रही है तो वो चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप एक विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि धरती को सूरज के आजू बाजू एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ मुझे पता था कि आप जो है जो दिख रहा है ना वही लिखोगे। मैंने बोला अगर आप विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो मुझे आप एग्जैक्टली आंकड़ा बोलोगे, तो वो रहते हैं आपको लगभग 365 दिन और लगभग 6 घंटे।
कितने लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और इसीलिए इसीलिए हर चौथे साल इसलिए हर चौथे साल जो आपका फेब्रुवरी महीना होता है वो 28 की जगह पे 29 दिन का होता है। कितने लोगों को ये बात पता थी? चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 6 घंटे होता है। तो कितने लोगों को ये बात बताती कि हर चौथे साल, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, क्यों फरवरी महीना जो है वो 29 दिन का होता है? क्योंकि हर चौथे साल क्या होता है? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस चौथे साल का 6, अगर टोटल ऐड करोगे तो लगभग 24 घंटे ऐड हो रहे, और इसीलिए 29 दिन का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। DSSB स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेक्टर जनित बीमारी नहीं है। वेक्टर जनित बीमारी का मतलब क्या होता है कि किसी एक जीव के माध्यम से एक जीव के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बीमारी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलती है, उसे वेक्टर जनित रोग बोलते हैं। बराबर है? और इसमें देखिए, मलेरिया ये वेक्टर जनित रोग है, उसके बाद लिस्मेनिया ये भी आपका वेक्टर जनित रोग है, और फिलारिया ये भी वेक्टर जनित रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा आपका पोलियो, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो पोलियो जो है वो दूषित पानी और हवा से ज्यादा फैलता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये मलेरिया किससे फैलता है, ये फिलारिया फैलने के लिए कौन सा जीव मदद करता है, और लिस्मेनिया ये किससे फैलता है। तो आप सभी को पता है कि मलेरिया फैलाने के लिए जो एनाफिलिस होता है, मच्छर होता है, वो उसमें मदद करता है। और फिलारिया, इसे ही दूसरा नाम क्या जी? इसे बोला जाता है हाथी पांव बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? हाथी पांव बोला जाता है। ये हाथी पांव जो है ये फैलाने भी मच्छर जो है वो जो है कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो एनाफिलिस रहे, चाहे वो एडिस रहे, चाहे वो क्यूलेक्स रहे। ये तीनों प्रकार के मच्छर जो होते हैं वो आपके फिलारिया, जिसे हम इलेफेंटासिस बोलते हैं, वो डिसीज फैलाने का काम करते हैं। पर ये लिस्मेनिया डिसीज जो है ऐसा फैलाने के लिए एक मक्खी काम करती है, जो मच्छर की तरह ही दिखती है। तो ये रहा आपका पहला पोलियो। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पोलियो ये कौन सा डिसीज होता है जी? तो पोलियो जो होता है ये एक्चुअली एक किसी विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? ये विषाणुजन्य रोग है, और ये हमारे शरीर के कौन से तंत्र को इफेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या करोगे? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। पोलियो हमारे शरीर के कौन से तंत्र को निष्कासित कर देता है, उसे खत्म कर देता है? तो वो होती है आपकी न्यूरल सिस्टम। क्या होती है जी? न्यूरल सिस्टम होती है, हमारी नर्वस सिस्टम होती है। और उसी तरह से पोलियो के ऊपर हमारे पास 2 वैक्सीन है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। मैंने कल आप सभी से डिस्कस किया था कि पोलियो के ऊपर कौन कौन से वैक्सीन होती है। तो उसका होता है एक होता है साल्क और एक होता है सैबिन। कौन सा होता है? सैबिन। कौन सा होता है जी? सैबिन। साल्क एंड सैबिन। और साल्क कैसे ली जाती है और सैबिन कैसे लिखी जाती है? चलिए बताइए। जो 2 बूंद जिंदगी के में आपने लिए है ना, टप टप करके, है ना, लिक्विड के फॉर्म में, वो कौन सी वैक्सीन है? वो साल्क है या सैबिन है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर करता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। मैंने पूछा है कि आपने बचपन में जो 2 ड्रॉप्स लिए है ना, 2 बूंदे जिंदगी के, तो वो कौन सी वैक्सीन है जी? बहुत बढ़िया। तो वो कौन सी रहेगी? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, देखते कितने लोग रिवाइज कर पाते। मैंने कल ही इस क्वेश्चन को जो है आप सभी से डिस्कस किया था। साल्क या सैबिन दोनों में से कौन सी 2 बूंद जिंदगी के है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। 2 बूंदे जिंदगी के, इसका आंसर क्या रहेगा? साल्क रहेगा या सैबिन रहेगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। क्लियर है? और उसके बाद सेकंड जो बीमारी थी वो थी आपकी लिस्मानियाज। कौन सी होती है? लिस्मानियाज। ये भी एक प्रकार की वेक्टर जन्य रोग है, वेक्टर जनित बीमारी है, जो किसी एक प्रोटोजोआ के वजह से होती है। और एक बात और याद रखना है आपको, ठीक है? देखिए, मलेरिया और ये जो आपकी लिस्मेनियाज है,
लेशमेनियासिस है, ये दोनों बीमारी जो है, ये दोनों बीमारी आपके प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? इसके लिए मच्छर और इसके लिए इस प्रकार की कोई मक्खी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख सकते हो आप, ये फिलारिसिस है। ये कौन सी है? फिलारिसिस है। ये किसकी वजह से होता है? तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम का एक निमेटोड है। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। निमेटोड एक प्रकार का जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आने वाला, जो एनिमल किंगडम है उसमें आने वाला एक फाइलम है। उसमें वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एक उदाहरण है उसका। और इसके वजह से आपको फिलारिसिस डिसीज होता है, इसे हम हाथी पाँव बोलते हैं। और ये कौन से मच्छर से फैलता है? ये क्यूलेक्स नाम के मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? क्यूलेक्स नाम के मच्छर से फैलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ से। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? नवी कक्षा का चैप्टर, इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, माने की। और कौन होता है? चलिए यही पहला क्वेश्चन जो है इस बार 17th बीपीएससी में पूछा गया। जो 17th बीपीएससी का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए बताइए, चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं उसका आंसर कौन करता है। और इतना इजी क्वेश्चन कौन पढ़ाते हैं भाई साहब, जब चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन में डाल दिए। बताओ कौन रहेगा वो? विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लॉ लाइफ। बहुत बढ़िया, कौन रहेगा? वो रहेगी आपकी सेल। कौन रहेगी? सेल। मान कि इसे ही बोलेंगे हम कोशिका। इसे ही हम क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। कोशिका जो होती है हमारे बॉडी की, हमारे ही नहीं जितने भी जीवित चीजें हैं उन सभी की अगर कोई लाइफ होगी तो वो होती है आपकी सेल, माने की कोशिका। ठीक है, हाँ क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल्स एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा है? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितना लोग जो है यूपीएससी पार कर सकते हैं भाई साहब। चलिए बताइए। और जो पेड वाले बच्चे वो तो बिल्कुल आंसर करेंगे इसका। देखिए बताइए, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की और उन्होंने क्या देखा? चलिए, जिसको ये भी पता है ना सबसे पहले कोशिका किसने देखी भाई साहब, वो भी आंसर बता देगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहली कोशिका देखने का जो जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। और इन्होंने क्या देखा था कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा था। क्या देखा था? एक शहद के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा था। बराबर है। कॉर्क, याद आ रहा है? कॉर्क स्लाइस, याद आ रहा है क्या? कॉर्क स्लाइस, बराबर है। और यही आपका उत्तर भी रहेगा। यही आपका क्या रहेगा? उत्तर भी रहेगा। और इसीलिए रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। माने कि कोशिका के बारे में पढ़ने वाला जो विज्ञान की शाखा है उसे साइटोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देख सकते हो कि ये भी रॉबर्ट हुक जी है जिन्होंने 1665 में सबसे पहले जो है कॉर्क के साइज का, माने कि इस प्रकार का हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर का जो है पहला एक स्ट्रक्चर देखा और उसे हमने सेल बोल दिए। इसे हमने क्या बोले? सेल बोल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? और सभी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। बताएंगे सभी लोग। कोशिका में केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस का मेन काम कौन सा होता है? टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल, क्योंकि डीएनए और आरएनए कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। टू कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। जी बिल्कुल, ये भी काम उसी का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से किसी मानव शरीर को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है, और उसी तरह से किसी भी कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जी वो उसका न्यूक्लियस माने कि केंद्र करता है। और उसी तरह से जो भी एक्टिविटीज होती है सेल्स की, उसे रेगुलेट करने का काम भी
ये एग्जैक्टली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पर अगर मैं पूरे ऑप्शन से अगर मैं चेक करूंगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है इट इज मोस्ट करेक्ट। ये क्या रहेगा? मोस्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये क्या रहेगा? मोस्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में अगर पूछा जाए तो ये काम किसका रहता है? ये काम रहता है आपके किसका रहेगा जी? सेल प्लाज्मा। इसे हम साइटोप्लाज्म भी, सेल प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा, ठीक है, उसका काम रहेगा। किसका रहेगा? सेल प्लाज्मा का काम रहेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और उसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए इनमें इनमें क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, इसमें क्षार पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, इनमें नमक पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, इसमें अम्ल पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन, सभी के सभी पाए जाते हैं। सभी पाए जाते हैं। देखते हैं कौन इसका उत्तर देते हैं। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जिसको पता है वो तुरंत आंसर कर देगा। देखो, जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिसको डीएनए और आरएनए का लॉन्ग फॉर्म भी पता है ना, जिसको डीएनए और आरएनए का लॉन्ग फॉर्म भी पता है, तो वो भी इसका आंसर कर देगा। बताएंगे अभी डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे आखिरी में कौन सा शब्द आ रहा है? ये क्या है? इसका मीनिंग निकल रहा है एसिड। क्या निकल रहा है? एसिड। तो ऑब्वियस है ना भाई साहब, क्या पाया जाएगा इसमें? क्या पाया जाएगा? इनमें अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और डीएनए आप सभी को पता है। चलिए सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया था, देखते कितने लोग रिवाइज कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कारक कौन सा क्रोमोसोम होता है? कौन सा क्रोमोसोम होता है? चलिए देखेंगे कितने लोग आंसर करते हैं। कौन सा क्रोमोसोम होता है और ये किन में ज्यादा पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, इसका भी आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया जी। जिन लोगों ने मेरा आज बीपीएससी का क्लास किया है उन सभी को ये बातें पता चल गई है कि कलर ब्लाइंडनेस ये एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है। और ये कलर ब्लाइंडनेस कौन से क्रोमोसोम के वजह से होती है? ये एक्स नाम के क्रोमोसोम के वजह से होती है। और इनमें सबसे ज्यादा किन में पाया जाता है? जो हमारे मर्द होते हैं, या जिसे हम मेल के नाम से जानते हैं, और जितने भी मेल है उनमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। ये क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? और उसी तरह से अगर कलर ब्लाइंडनेस की जगह पे आपको नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? चलिए बताएंगे सभी लोग। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, ये किसके वजह से होता है? सभी लोग आंसर करेंगे जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर से, जो पूछा गया एसएससी में, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये मुझे बताएंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? तो विटामिन ए जो होता है उसके कमी के वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। और उसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वो मैच द पेयर में क्वेश्चन आया था, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें आंखों की कौन सी कोशिका जो होती है वो डैमेज हो जाती है। वही अगर मैं नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं, मैं अगर वही नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात कर रहा हूं, तो उसमें कौन सी कोशिका डैमेज होती है? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कोन सेल, सी फॉर कोन मान की शंकु कोशिका है। और वही अगर पूछा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये आ जाएगा आपका रॉड सेल्स। कौन सी आ जाएगी? रॉड सेल आ जाएगी। और ये दोनों की दोनों कोशिका कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके रेटिना में पाए जाते हैं।
कहां पे पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक और आपको शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको पूछा जाए क्या अलगी में सेल वॉल होता है, जो शैवाल पाए जाते हैं, क्या शैवाल की कोशिका के ऊपर सेल वॉल होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। क्या शैवाल की कोशिका के ऊपर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति है? जी बिल्कुल ये होती है। किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा ये सेलुलोज और उसके कंपोनेंट से बने होती है। सेलुलोज और उसके कंपोनेंट से बनी होती है। और इस कंपोनेंट में एक और आपको याद रखना है, वो है आपके पेक्टिन्स। क्या होते हैं? पेक्टिन्स होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने अक्सर यही पढ़ा है कि सेल वॉल आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेल वॉल हमारे पादप में पाया जाता है, सेल वॉल हमारे फंगी में भी पाया जाता है। पर अलगी के बारे में अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वो सेलुलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कक्षा 9वीं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में उस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन तो भी पूछा गया है, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग यहां पे आंसर कर देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, पहला ही आपका आंसर रहेगा। पहला ही आपका आंसर रहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसे हम केंद्रीय झिल्ली बोलते हैं। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है जी। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए जो भी डीएनए और जो आरएनए होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये प्रोकैरियोटिक्स में कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और एक बात मुझे बताएंगे कि ये वायरस है ना, वायरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? वायरस कौन से, मैं वायरस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वायरस के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि अभी अभी जो है बहुत सारे वायरस होने हैं, हमारे धरती के जो इंसान है भाई साहब उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये इंसान सभी के ऊपर अत्याचार करे, कि उनको उनको मार देते हैं भाई साहब। तो कोरोना आया, उसके बाद सार्क आया, उसके बाद अभी अभी मंकी पॉक्स, एम पॉक्स आया था, और अभी जो है HMPV वायरस आपने सुना होगा, वो दुनिया में फैल रहा है। उसके ऊपर मरेंगे नहीं मरेंगे वो तो बात की बात है भाई साहब। ये वायरस जो है इंसान के ऊपर हमला कर रहे हैं, बराबर है? तो ये वायरस कौन से ग्रुप में रखा जाता है? तो याद रखेगा कि ये वायरस किसी भी ग्रुप में नहीं है, ये किसी भी ग्रुप में नहीं रखे गए हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं जी भाई साहब, उनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी नहीं मरते। अगर 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 शरीर के बाहर है तो मरे हुए, और शरीर के अंदर चले गए तो फिर से जिंदा उठ होते, बराबर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? एक ही होता है, मोनेरा। और मोनेरा में कौन आते हैं जी? जीवाणु आते हैं। कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं। माने कि कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और उसी तरह से प्रोटिस्टा, उसके बाद एनिमेलिया, फंगी और प्लांटी, ये 5 प्रकार के ग्रुप जो है किन्होंने बताया था? जो RH विटाकर साहब जी थे, उन्होंने उनको क्लासिफाई किया था। ये हमने पढ़े हैं, बराबर है? एक बात मुझे बताइए, सब देखते कितने लोग इसका उत्तर। चलो आंसर कर दो इसका। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते।
सभी को पता है हमारा फाउंडेशन मंथ चल रहा है। टीचिंग परीक्षा का जल्दी ही आपको बर्थडे देखने को मिलने वाला है। सभी लोग साथ में एंजॉय करेंगे और उसी मौके के ऊपर जो है आप सभी के लिए दानिश सर ने एक स्पेशल ऑफर भी रखा है। आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी जो है वो टीचिंग परीक्षा के साथ शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बीपीएससी री एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट हाई अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये कम हो जाता है। क्या गया ऑप्शन, हाँ ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका आंसर कर दो सभी लोग। चलिए सभी लोग मुझे आंसर कर देंगे कि ये ऊंचाई पर जाने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्यों कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपका प्रेशर क्या होता है जी, आपका प्रेशर या जो दाब होता है, कौन सा प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वातावरणीय दाब होता है वो कम होते जाता है और उसी के वजह से क्या होता है जी, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ये आपको सभी को पता है। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला गया तो वहां पे पानी का क्वथनांक कितना रहेगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है यहां में से तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जी जल्दी ही मिल जाएगा, आप मेहनत करो, मेहनत करो और जैसे ही आपका टॉप 100 में रैंक आ जाएगा भाई साहब, आपको 100% छोड़िए, आपको 200% ऑफर दिया जाएगा और साथ में आपको लैपटॉप भी गिफ्ट कर देंगे। अगर सच में आप मेहनत करना चाहते हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। क्या बोलते हो, आपको 100% छोड़िए, आपको 200% ऑफर दूंगा। 100 की जगह पे 200% आपको वापस भी कर देंगे और साथ में आपको लैपटॉप भी गिफ्ट करेंगे। अगर सच में आप टॉप 100 में आना चाहते हो तो क्या करते हो, चैलेंज लेना चाहते हो, चैलेंज लेना चाहते हो। निशा जी ने ना, निशा जी ने जे वो चैलेंज ले रहे हैं, क्या कोई इसमें से है जो चैलेंज लेना चाहेगा कि सर मैं हूं वो, मैं मुझ में वो जिगरा है कि मैं उतनी मेहनत कर सकता हूं कि मैं टॉप 100 में आ सकता हूं। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाते हो और टॉप 100 में आते हो तो आपको 200% फीस वापस और साथ में आपको एक लैपटॉप भी गिफ्ट किया जाएगा। अगर सच में आप मेहनत करना चाहते हो तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ठीक है, और वहां पे 100% से लगभग जो है आपको 60% ऑफर मिल रहा है। ठीक है, फीस ही कितनी है भाई साहब, किसी होटल में अगर खाने को जाओगे ना तो उसमें भी 2000 रुपए खर्च करते हो कि नहीं करते हो। अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो बस आप गर्लफ्रेंड को नई नई गिफ्ट दे देते हो, है ना। है ना, तैयारी में हो, है ना। हाँ, तो पूरा पूरा डिटेल देखते हैं कितने लोग इसमें टॉप करते हैं और जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी से टॉप 100 में आ जाएगा उन सभी को, देखो मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं या एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी से जो टॉप 100 में आएंगे उन सभी को 200% फीस वापस मिलेगी, साथ में लैपटॉप भी मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो उनके लिए जो है एक जल्दी ही एक एलिजिबिलिटी के लिए एक वीडियो बना रहा हूं
दानिश सर के साथ मैं बात करता हूं और जल्दी उसके ऊपर कोई ना कोई उपाय निकाल कर जो है जल्दी वो इंफॉर्मेशन जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो इसका आंसर आपने किया नहीं भाई साहब, आपने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया पर इसका आंसर नहीं दे मुझे अभी तक। शादीशुदा है सर जी, पति अब गर्लफ्रेंड है। अरे तो क्या बोले, चलिए इसका आंसर करेंगे। हाँ, ये कितना होता है, 69.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 69.9 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और चैलेंज देता हूं आपको, देखते हैं कितना लोग से उत्तर करता है। मृत सागर कितने लोगों को पता है? मृत सागर आपको पता है, जिसे हम डेड सी के नाम से जानते हैं, डेड सी के नाम से जाते हैं। अगर मेरी इच्छा हुई कि इस मृत सागर में मत्स्य पैकी जो है नहाकर उसमें ऐसे बैठकर मुझे नूडल्स खाना है, तो अगर मैं नूडल्स पकाने के लिए पानी को बॉईल कर रहा हूं तो उस केस में पानी का क्वथनांक कितना रहेगा? पानी का क्वथनांक कितना रहेगा? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर कितने लोग करते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। अगर मैं डेड सी या अमृत सागर की बात करता हूं और वहां पे जाकर मुझे नूडल्स बनाने हैं, बराबर है, और वहां पे मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया, तो पानी कितने तापमान के ऊपर जो है वहां पे उबलेगा? तो याद रखिएगा उसमें पानी जो है लगभग 101.5 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। कितना? 101.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है, माने कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर उसको क्वथनांक चला जाता है। और हमने ये पढ़े हैं कि पानी को बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है। क्लियर है? क्लियर है? माने कि मृत सागर की लेवल जो है नॉर्मल सी लेवल से नीचे है। और ये तापमान किसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई इंसान या कोई पानी अगर है तो इसके शरीर के ऊपर हवा का कितना कितना लेयर है, या हवा का कितना दाब है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया है, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला हमने पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। और इससे हमें यह पता है कि ये जो प्रेशर होता है ये हवा का कितना बड़ा कॉलम या कितनी ज्यादा इसके ऊपर हाइट है। और इसीलिए प्रेशर जो है ऊपर ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, पर वही अगर समंदर के नीचे धंस जाओगे तो भाई साहब आपके शरीर के ऊपर का प्रेशर बढ़ने लगता है। सबको पता है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पे जाके बॉईल कर रहे हो, अपना नूडल बना रहे हो, ठीक है। और ये आपको देख पा रहे हो, देखो 101.4 मान के आसपास 5 के ही है। कितना है? 101.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका तापमान होता है। अगर आप मृत सागर में जाकर जो है वहां पे नूडल्स बनाने की बात कर रहे हो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। पानी पूरी क्यों खाओगे भाई साहब? पानी पूरी तो घर के पिछवाड़े में भी मिल जाता है, तो आप बोलोगे सर वहां पे जाके नूडल्स क्यों खाओगे? अरे मेरी इच्छा में शिक्षक बन गया हूं, मेरे पास पैसा है, मैं हर महीने का पेमेंट मिलता है मुझे, बराबर है, बराबर है। और वहां जाकर मैं खर्चा करके आऊंगा, मेरी इच्छा है ना। मन के मालिक बन जाओगे भाई साहब। एक बार शिक्षक बन जाओ, एक बार शिक्षक बन जाओ, उसके बाद मजे देखना कितने आते हैं। कैसे जाओगे ना, कहीं कैसे जा रहे हो, हाँ, तो दो लोग मिलेंगे, अरे बेटा कब आए घर पे, है ना, कैसे है, घर के सब बढ़िया है। जो कभी बात भी नहीं करता था ना वो भी आपसे बात करने लगेगा, वो भी आपसे बात करने लगेगा। हाँ, सुखी रहना, हाँ, याद रखना बाबूजी को, हाँ मेरा सलाम बोल देना। इस तरह से बात करने लगेंगे, दुनिया बदल जाएगी। बेरोजगारों की कोई कीमत नहीं होती है। एक बार रोजगार पे लग जाओ, और वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो तो भाई साहब उसके तो और ही ठाठ होते हैं। क्यों क्यों वो चपरा से क्यों ना बन जाए भाई साहब। और बिहार यूपी तो पता है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के शादी करवा देते हैं। उधर घर वालों को भी पता है, चल सीधा किडनैप कर लेते हैं और जाके शादी करवा लेते, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। हाँ चलो, ये भी एक खतरा बढ़ गया है आजकल बिहार में, है ना। हाँ चलिए इसका आंसर कर देंगे। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना तेजी से क्यों पकता है? क्यों हो पकता है? क्योंकि क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके अंदर का क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है।
और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है भाई साहब, ज्यादा जल्दी पक जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ, पर अभी मकर संक्रांत आ रही है ना, संक्रांत आ रही है, और संक्रांत के दिन जो है बहुत सारी दालें उबल कर खाई जाती है। अगर उस बारे में आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये पानी है ना, ये पानी है, और इस पानी नॉर्मल में, माने कि आपके घर में आप क्या कर रहे हो, इसे उबाल रहे हो, इसे क्या कर रहे हो, उबाल रहे हैं, और उबालते समय आप मैंने अगर इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो नमक डालने के बाद इस पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, इस पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे क्या वैसा रहेगा, या आपको पता ही नहीं। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत सही, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं जी। क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए अगर किसी के घर में प्रेशर कुकर नहीं है, तो पानी में जो आलू उबालते हैं या कोई दाल को उबाला जाता है, उस टाइम पे उस पानी में थोड़ा सा नमक डाला जाता है। अंडे कितने लोग खाते हैं, अंडे कितने लोग खाते हैं, एक कितने लोग खाते हैं, एक भी अभी हमारे भारत में एज ए वेजिटेरियन खाना ही माना जाता है, ठीक है, तो वेजिटेरियन वाले वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग मुझे आंसर समझेंगे। अगर आप अंडे खाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी या आपकी वाइफ, उस पानी में पहले थोड़ा सा नमक डाला जाता है, उसके बाद जो अंडे हैं उनको उबाला जाता है। कितने लोगों को पता है क्यों उबाला जाता है वैसा, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और अंडा जल्दी पक जाएगा। ओके, मुझे पता था वैसे करने वाले, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ऑक करना नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक क्या है? चलो कोई नहीं भाई, आप नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं, पर खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसके लिए क्या रहेगा, विटामिन के इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। बाकी तो आपको सभी को बताए, और यहां पे एक विटामिन नजर आ रहा है। अगर आपको पूछा जाता है, एग मान के अंडा जो होता है, उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है, जो पीला वाला भाग होता है अंदर में, है ना, उसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? चलिए देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। सबसे सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो होता है आपका विटामिन ई। कौन सा होता है? विटामिन ई होता है। और विटामिन ई की आपको बात बताता हूं, आपके शरीर में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो विटामिन ई को एंटी फर्टिलिटी 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 विटामिन भी बोला जाता है। अब एंटी फर्टिलिटी विटामिन क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुष के शरीर में अगर स्पर्म की कमी हो गई, या उसकी संख्या अगर बढ़ाना है, और उसी तरह से ये विटामिन ई जो है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है, जो के सेल की जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे बढ़ाकर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है। उसी के लिए विटामिन ई की बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमें शरीर को, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप सभी को पता है। चलिए, एंटीकोएगुलेंट सच एज कौन रहता है हमारे शरीर में? हिपेरिन रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आप सभी को याद रखना है कि हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे लीवर सेल्स और उसी तरह से जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके द्वारा हिपेरिन बनाया जाता है, जो एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट होता है। मान कि ये रक्त के थक्के नहीं बना देता है, ये रक्त के थक्के जो है वो नहीं बनने देता है, बनने देता है। कहां पे? शरीर के अंदर। कहां पे? शरीर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, शरीर के अंदर काम करने वाला हिपेरिन और शरीर के बाहर काम करने वाला विटामिन के एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, उससे ये क्वेश्चन लिखा गया है।
चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी लिया है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर से एक बार। चलिए बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर सभी ने आंसर सही दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ अबाउ। क्या रहेगा? ऑल ऑफ अबाउ। और सभी लोग मुझे बताएंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे, लास्ट टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, देखते कितने लोग सही उत्तर देते हैं। अगर मैंने आपको पूछा, अगर मैंने आपको पूछा कौन सा क्वेश्चन पूछूं अभी? हाँ, मोमबत्ती का जलना तो आप सभी को पता है, मोमबत्ती का जलना सबको पता है। उसके बाद सीमेंट में अगर मैंने पानी डाल दिया वो भी आपको पता है। और उसके बाद लोहे को जंग लगना, ये भी आपकी केमिकल केमिकल चेंजेस रहेंगे, माने कि रासायनिक परिवर्तन रहेगा। और उसके बाद और कौन सा उदाहरण? चलो आप ही एक कोई उदाहरण बताओ, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। कोई एक उदाहरण बताओ, उसमें आपको बताऊंगा कि वो कौन सा चेंज रहेगा। ठीक है? हाँ, तो एक बात मुझे बताओ, टमाटर वहां पे किसने लिखा है? तो टमाटर का